जीवन अमारो। चलिए बेटा जी, तो देखते हैं बेटा जी आज नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। क्लास रेप्टाइल्स आज स्टडी करेंगे हम। क्लास रेप्टाइल्स के अंदर जिसे आप सरीसृप कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एम्फीबियंस के बारे में। ओके, तो रेप्टाइल्स या सरीसृप जो क्लास है, सबसे पहले तो वही बात जो मैं हमेशा करता हूँ, पहला ही पॉइंट कि रेप्टिलिया क्लास का नाम रेप्टिलिया क्यों रखा, सरीसृपों को सरीसृप क्यों कहते हैं। पहला ही पॉइंट, सरीसृपों को सरीसृप इसलिए कहते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, रेप्टल का मतलब होता है, रेप्टाइल्स वर्ड बना है रेप्टल प्लस टर्म से। तो रेप्टाइल्स जो है इसमें रेप्टल मीन्स होता है खिसक कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले जितने भी जीव हैं उनको जनरली किसमें रखा गया है, सरीसृप, जो खिसक कर चलते हैं। ओके, तो सरीसृप जो है वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जनरली क्रोलिंग करते हैं। आपने देखा होगा सांप कैसे चलता है, तो सांप वगैरह जो होते हैं वो इस क्लास में आते हैं। तो ये रेंग कर चलने वाले जितने भी जीव हैं उनको हमने इस क्लास में रखा है, पहली बात। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट हुए एम्फीबियंस से, नो डाउट। हमने कहा कि एम्फीबियंस जो है वो पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, मतलब जमीन पर आने वाले पहले जीव वर्टिब्रेट्स जो थे, पृष्ठवंशी जो थे, वो कौन थे, एम्फीबियंस, उभयजीवी। लेकिन उभयजीवियों में क्या खामी रह गई थी, उनमें प्रॉब्लम ये रह गई थी कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाना पड़ता था बेटा, पानी में जाना पड़ता था, है ना। और वो पानी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्किन है वो कैसी थी, मॉइस्ट रहना चाहिए, भेजयुक्त रहना चाहिए। तो वो जनरली मॉइस्ट जमीन पर रहते थे। अब इनकी बात करें तो इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे शॉर्ट आउट किया और सरीसृप जो है उनके अंदर और ज़्यादा अडेप्टेशंस आ गए। क्या अडेप्टेशंस आए, पहली बात कि ये इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, भिंगड़ा पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है। तो ये क्या है कि ये उस जमीन पर भी रह सकते हैं जहाँ पर भेजयुक्त जमीन नहीं होगी, वहाँ पर भी ये रह पाएंगे। दूसरी बात, इनके जो एग्स होते हैं, इंडू होते हैं, उन इंडू के ऊपर हार्ड कवरिंग आ गई। हार्ड कवरिंग आ गई तो उनके खराब होने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। यानी अब ये जमीन पर रहने के लिए पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, अनुकूलित हो चुके थे। तो ये इनमें एक एडवांस कैरेक्टर है एम्फीबियंस से। उभयजीवियों में हमने कहा कि वो पानी में और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली जमीन पर नहीं रह सकते। यानी वो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्राणी नहीं थे, है ना। सफल वो स्थलीय थे लेकिन सफल स्थलीय नहीं थे। ये पहले ऐसे प्राणी होंगे जो सफल स्थलीय प्राणी कहलाए। क्यों, अभी मैंने समझाया आप लोगों को, इसलिए क्योंकि इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया। पहला, वो किस लिए जाते थे पानी में, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनके अंडे के ऊपर हार्ड कवरिंग नहीं थी। इन लोग के जो अंडे हुए वो हार्ड कवरिंग वाले हो गए, तो उनको पानी की आवश्यकता नहीं है। प्लस आगे आप पढ़ेंगे इसी के अंदर रिप्रोडक्शन में कि ये एमनियोटा ग्रुप में आते हैं, जिनके अंदर 4 मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, ओरियन, एलेंडोइस और योक्से। हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है। तो इनके अंदर जो एमनियन होती है वो ऑलरेडी एम्ब्रियो को वाटरी इन्वायरमेंट दे देती है अंडे के अंदर ही, तो वो कभी नहीं सूखेगा एम्ब्रियो भी, और अंडा खुद भी नहीं सूखेगा क्योंकि उसके ऊपर भी हार्ड शेल पाई जाती है। ठीक है, एक तो ये बोल याद रखिए। ये हो गए प्रथम सफल स्थलीय प्राणी, याद रखिएगा। दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, यानी ये प्रथम सफल स्थलीय पृष्ठवंशी थे। पहली बार
क्यों हुए, कारण अभी मैंने समझा दिया कि पहला, इनके जो एग्स है उनके ऊपर हार्ड शेल प्रेजेंट है, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है, आवरण प्रेजेंट है। नंबर 2, इनकी स्किन कैसी हो गई, ड्राई, फॉर्मिफाइड एंड स्केल युक्त, स्केल आर प्रेजेंट, रिंगड़ा पाए जाते हैं, फॉर्मिफाइड स्किन होती है, ड्राई होती है, इनके ऊपर नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है, ग्लैंड्स नहीं होती है स्किन के ऊपर। ठीक, ये बात याद रखिएगा। पहला पॉइंट, तो ये रेप्टाइल्स का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, पहली बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो इनके अंदर सेकंड पॉइंट है, इनका ओरिजिन किससे हुआ होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से हम देख पा रहे हैं कि इनका ओरिजिन उभयजीवियों से हुआ है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि इनका ओरिजिन किस तरह के उभयजीवियों से हुआ होगा। तो ऐसे उभयजीवी जिनमें पूंछ पाई जाती थी, सबसे पहले तो उन्हीं से हुआ होगा। ठीक है, तो कौन से उभयजीवी थे जिनमें पूंछ पाई जाती थी, सैलामेंडर। तो सैलामेंडर लाइक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस से इनका ओरिजिन हुआ है, ऐसा माना जाता है। पहली बात। दूसरा पॉइंट, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स कौन से युग में रहे होंगे। जैसे हम डायनासोर की बात करते हैं, है ना, डायनासोर कौन से युग में थे, उनका जो टाइमिंग था, डायनासोर का जो टाइमिंग था वही टाइमिंग है जब रेप्टाइल सबसे ज्यादा थे। डायनासोर किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो जो इरा है बायोलॉजिकली उसको बोलते हैं मीसोजोइक इरा। मीसोजोइक इरा इज द गोल्डन पीरियड, ये गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, यानी इस समय इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में रेप्टाइल्स पाए जाते थे, सरीसृप पाए जाते थे। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर सरीसृप के बारे में, गोल्डन इरा जो है वो मीसोजोइक इरा को बोला, लेकिन इनका ओरिजिन जब हुआ होगा तो कब हुआ होगा, जब एम्फीबियंस का गोल्डन पीरियड चल रहा होगा। हमने जब एम्फीबियंस पढ़ा तो आपको कहा था कि कार्बोनिफेरस पीरियड इज द गोल्डन इरा ऑफ एम्फीबियंस। तो जब उनका गोल्डन पीरियड था उसी समय कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो क्या बन गए, कुछ जीव रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। याद रखिए, ये तो गोल्डन इरा हो गया। और ओरिजिन इरा की बात करें, ओरिजिन की टाइमिंग की बात करें, तो वो होता है कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा। ये भी याद रखिएगा आप लोग, पेलियोजोइक इरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ, उद्भव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा कम पाए गए वो गोल्डन एज कहलाता है। तो गोल्डन एज इज मीसोजोइक इरा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो चैप्टर्स में आता है। 12th के अंदर भी जब इवोल्यूशन पढ़ोगे वहां पर भी ये इरा आएगी, तो वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। तो नीट के एस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। एम्फीबिया का पूछ ले, रेप्टाइल्स का पूछ ले, बर्ड्स का पूछ ले, ठीक है, सबके अलग अलग इरा है, आपको याद रखिए। ठीक है, चलिए ये हो गया इनका ओरिजिन के बारे में जो पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। नेक्स्ट फीचर जो इनका है, बेटा जी देखिएगा ध्यान से, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट में देखिए यहाँ जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर बेसिकली ये बहुत बड़ा अजगर सांप है। ये अजगर सांप जो होते हैं, बड़े बड़े जो सांप होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने से भी बड़े जीव को अपने अंदर इन्गल्फ कर जाते हैं। ये पूरे के पूरे मगरमच्छ को इन्गल्फ कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जीवों को, ऊंट तक को भी इन्गल्फ कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, इतने बड़े बड़े जीवों को ये अपने अंदर इन्गल्फ कैसे कर जाते हैं। क्या ये उनको चबाते हैं, क्या इनमें टीथ होते हैं, बिल्कुल टीथ तो होते हैं, लेकिन वो केवल पकड़ बनाए रखने के लिए होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा अजगर जो होता है पहले अपने जीव को
जो उसका शिकार होता है उसको अपने चारों तरफ लपेट लेता है, और लपेट कर उसको पूरी तरह से जब तक उसकी हार्ट बीट बंद नहीं हो जाए तब तक उसको दबाए रखता है, ठीक है, और उसकी हड्डियाँ वगैरह तोड़ देता है। तो ये जो इवन इनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी होती है कि ये हार्ट बीट तक भी फील कर सकते हैं, ठीक है, सुन तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट बीट भी ये फील कर सकते हैं। फिर जैसे ही वो मर जाएगा तो उसको ये इन्वेल्प कर जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि अपने से बड़ों को इन्वेल्प कर जाते हैं, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसका अंतःकंकाल पढ़ेंगे। बात करते हैं कि ये काम पाए जाते हैं। जनरली सरीसृप जो होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वेरी फ्यू आर फाउंड इन कोल्डर टेम्परेट रीजन, नॉट इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। ये बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में बहुत कम मिलते हैं। वेरी फ्यू जो है वो कोल्डर टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, और आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में तो एक भी रेप्टाइल्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में ये बहुत कम पाए जाते हैं, और स्पेशली आपने पढ़ा होगा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव जो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है वहाँ पर तो रेप्टाइल्स होते ही नहीं है, यानी आपको सब सांप और गरुड़ी वहाँ पर मिलेगी ही नहीं, ठीक है। मोस्ट रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस, इट इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर सरीसृप कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है कि ये जीवों को जनरली ये मांसाहारी होते हैं। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, ये लिविंग जीवों को खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सांप दूध पीते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि दूध जो है वो मेमल्स ही बना सकते हैं, और मेमल्स किसके लिए बनाते हैं? मेमल्स अपने बेबीज के लिए बनाते हैं, उनके बच्चों के लिए बनाते हैं। तो दूध केवल और केवल मेमल्स की डाइट है। सांप कभी भी दूध नहीं पीते, ये एक मिथक है, याद रखिएगा। जैसे नागपंचमी वगैरह होती है तो वहाँ पर दूध रखते हैं, वो एक अलग पॉइंट है, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा हुआ करता था कि आपने सुना होगा कि सांप जो होते हैं ये जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती किसान होते हैं, उनके दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि चूहे वगैरह खाते हैं, तो खेतों के आसपास जहाँ पर उनके जानवर रहते हैं, तबेला वगैरह जिसे बोलते हैं, गाय भैंस वगैरह वगैरह जहाँ बांधे जाते हैं, उन जगहों पर सांप अमूमन दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं जगहों पर किसान जो होते हैं अपने क्या रखते हैं, किसान अपने धान वगैरह जो धान होता है, बोरी वगैरह जो होती है, जितनी भी फसल होती है वो वही रखते हैं, ठीक है। तो रेट्स वगैरह वहाँ आएंगे, चूहे वगैरह आएंगे, उनको खाएंगे, तो चूहों के पीछे पीछे कौन लगेंगे? सांप आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले किसानों को लगा कि जैसे ये सांप आए हैं और ये गाय के या भैंस के पास बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बैठे हैं तो ये आए हैं दूध पीने के लिए, बट वो बेसिकली चूहे खाने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर जो पुराने किसान होते थे वो वहाँ पर दूध रख देते थे कि भाई यहाँ का आए हैं, ये दूध पी के चले जाएंगे। बट ये बिल्कुल मिथक है, सांप कभी भी दूध नहीं पीते, याद रखिएगा। जितने भी सरीसृप हैं, सांप हो, गरुड़ी हो, चाहे कुछ भी, ऑलवेज कार्निवोरस होते हैं। ये आपने देखा होगा गरुड़ी जो होती है वो छोटे छोटे कीटों को खा जाती है, ठीक है। तो कार्निवोरस होते हैं ऑलवेज, मोस्ट रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस। कभी भी दूध नहीं पीते हैं या किसी भी तरह का कोई भी शाकाहारी चीज़ भी नहीं खाते, ठीक है। कार्निवोरस होते हैं या इंसेक्टिवोरस होते हैं, या तो ये छोटे मोटे कीड़े को खाएंगे या फिर मांसाहारी होते हैं। क्लियर? नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आगे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी फॉर्म। देखिए बॉडी किस किस तरह की आप सरीसृपों की देखते हैं। सांप भी इसी में आते हैं, गरुड़ी भी आती है, क्रोकोडाइल भी आते हैं, बहुत सारे जीव सरीसृप क्लास में आते हैं। तो इनकी बॉडी जब हम देखते हैं जनरली, तो सांप को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो बॉडी है उसमें हेड, ट्रंक और टेल तीनों पाए जाते हैं। सांप में भी होंगे, तो देखिए यहाँ पर गरुड़ी में आपको क्या हेड है, ट्रंक है और टेल है, ठीक है। क्रोकोडाइल्स में भी ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत सारे टेल नहीं भी होगी, ठीक है। तो लेकिन जनरली अगर जनरली बात करें तो हेड, ट्रंक और टेल में होती है। इट मे बी शॉर्ट, ब्रॉड, लॉन्ग, नैरो, डिप्रेस्ड और स्लेंडर, ये सभी शेप के हो सकते हैं। लेकिन आपको ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि जनरली ये बॉडी, ट्रंक और टेल रखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद डिस्कस करते हैं अपेंडिजेस। जनरली सरीसृपों में दो जोड़, बेजोड़ उपांग पाए जाते हैं, जिनमें
कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो पेंटा, पेंटा मतलब 5। डेक्टाइल वर्ड आता है किसके लिए? उंगलियों के लिए, डिजिट्स के लिए। तो 5 उंगलियों युक्त उपांगों की 2 जोड़। भाई ये किसमें आते हैं? सरीसृप किसमें आते हैं? टेट्रापोडा में। चतुष्पाद वालों में आते हैं। एम्फीबियंस में किसमें आते थे? चतुष्पाद वालों में आते थे। फिशिस अलग हो गई थी। फिशिस के बाद हमने टेट्रापोडा में क्या बोला? एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। तो ये सब के सब क्या है? टेट्रापोड है। टेट्रापोड मतलब 4 उपांग। तो 2 जोड़ उपांग का मतलब 4 हो गए। तो 2 जोड़ उपांग इनमें पाए जाते हैं, लेकिन उपांगों में उंगलियां कितनी है? 5। और उन उंगलियों में भी इनके क्या पाए जाते हैं? हॉर्नी क्लॉज, पंजे पाए जाते हैं, जिनसे ये शिकार को पकड़ सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मगर के भी 4 पैर है ना, आगे और पीछे, ठीक है। उनमें 5 उंगलियां होंगी और क्लॉज भी होंगी। लिम्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड द एनिमल क्रीप ऑन देयर बेली। किसी किसी में क्या होगा कि ये इनके जो उपांग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं गरुड़ी की, छिपकली हम देखते हैं, वो छिपकली हमें लगता है कि वो चल रही है पैरों से, बट बेसिकली वो पैरों से नहीं चल रही है। वो अपना जो बेली है, जो पेट है, उसको उस पर टिका रखा है और उपांग आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और उस पेट की जो मसल्स है उनको खिसका खिसका के वो आगे बढ़ती है। हमें क्या लगता है कि गरुड़ी किससे चल रही है? पैरों से चल रही है, बट वो पैरों से नहीं चलती है, याद रखिएगा। गरुड़ी अपनी बेली का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ती है या नीचे उतरती है, ये जब भी वो रेंगेगी, रेंग कर ही चलते हैं ज़्यादातर। इसीलिए तो हमने क्या कहा है इनको सरीसृप, ठीक है। होते हैं लिम्स, कुछ एक्सेप्शनली दोनों से चलेंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं। सपोर्ट कौन करेगा इनको? सपोर्ट करेगा है इनका बेली। बेली मीन्स पेट। पेट के थ्रू रेंग कर ये चलते हैं, भले ही इनमें आपको अग्र उपांग या पश्च उपांग नजर आ रहे हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, लिम्स आर एब्सेंट इन फ्यू लिजर्ड्स एंड ऑल स्नेक्स। हमने कहा लिजर्ड लिम्स पाए जाते हैं। अभी अभी हमने बात किया कि 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। 2 जोड़ उपांग इनमें पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप कुछ लिजर्ड्स, कुछ जो गिरोडी होंगी उनमें लिम्स नहीं पाए जाते। विदाउट लिम्स गिरोडी होती है, उनका नाम है, याद रखिएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑफियोसोरस। इसको ग्लास स्नेक के नाम से भी जानते हैं। ये जो गिरोडी होती है ये सांप की तरह होती है, सांप की तरह दिखती है, ठीक है। इसमें कोई उपांग या लिम्स नहीं होते, ये लिम्बलेस, उपांग विहीन गरुड़ी का नाम है ऑफियोसोरस, जबकि ज्यादातर गरुड़ियों में उपांग होते हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ग्लास स्नेक बोलते हैं ऑफियोसोरस, इसमें लिम्बलेस है, उपांग ये हाजिर है। और स्नेक्स में तो आप देखते हैं, स्नेक में कोई उपांग नहीं होते, तो रेंग कर ही चलते हैं, ठीक है। जबकि ज्यादातर ऐसे सरीसृपों में 2 पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं, लेकिन ऑफियोसोरस ऐसी लिजार्ड है जिसमें लिम्स नहीं पाए जाते, उपांग गैरहाजिर હોય છે। स्नेक्स માં તો હોય નથી, बराबर, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। उपांग जो है 2 जोड़ हुए पेंटाडेक्टाइल, 5 उंगली युक्त होते हैं, उंगलियों में क्लाउज होते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें उपांग गैरहाजिर होंगे। एग्जाम्पल इज ऑफियोसोरस, ग्लास स्नेक एंड ऑल द स्नेक्स। और इसके अलावा सभी स्नेक्स जो है उनमें भी उपांग गैरहाजिर होंगे। लिम्स बाहर की तरफ होते हैं, जब ये चलते हैं तो उनका बेली ही इनको रेंग रेंग कर आगे चलने में सपोर्ट करता है। लगता है ऐसे कि ये अपने पैरों से चल रहे हैं, बट बेसिकली उनका बेली सपोर्ट कर रहा होता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं।